जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणेश विसर्जन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 17 सितंबर 2024 और आज का ये करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। प्लस इसके अलावा यूपीपीसीएस की जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिसको आप ज्वाइन करिए, और हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। आज के कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सांची स्तूप का टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एक आर्टिकल आया है जिस पर हम लोग बात करेंगे। ला नीना का फिनोमिना अभी डिले हुआ है, ला नीना की घटना में अभी मतलब विलंबित हुई है। तो एल नीनो, ला नीना, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, ये थोड़े से आपको पता होनी चाहिए काफी डिटेल में। इसके अलावा अगर हम बात करें फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, तो ये क्या है फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन? जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हम जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी बता सकता है? हाइड्रोजन मतलब कहाँ से हम लोग बना रहे हैं, मतलब किस जगह से हम लोग हाइड्रोजन जो है वो तैयार कर सकते हैं, कहां पर हाइड्रोजन मिल सकता है? कौन बताएगा? देखते हैं किसको पता है इसका करेक्ट आंसर। फिर एयरबॉर्न माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे और उससे मतलब जुड़ी बीमारियां जो फैल रही है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो और जो भी चीज मैं आपको बताता चलूंगा वो चीज आप नोट डाउन करिएगा। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, इसमें बात हो रही है सांची स्तूप के बारे में और उसके ईस्ट गेट रेप्लिका के बारे में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उन्होंने विजिट किया था ईस्ट गेट ग्रेट सांची स्तूप का, और ये कहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है? ये बेसिकली रेप्लिका बनाया गया है। रेप्लिका मतलब कि एक प्रकार से कॉपी जो है वो किया गया है इस स्तूप का, और ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बर्लिन के अंदर हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम में हम लोग को नजर आ रहा है। तो आइए मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूं। अब आप ये देखिए, आप बहुत ध्यान से, ये जो है हमारा क्या है, ये सांची स्तूप है। ये सभी ने देखा होगा। कोई मुझे बता सकता है सांची स्तूप जो है वो कौन से राज्य में है? फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। बहुत सिंपल सा आंसर बता रहा हूं, मेरा क्वेश्चन पूछा है बहुत सिंपल सा, इसका आंसर आपको पता ही है, काफी सारे लोगों का अक्सर एग्जामिनेशन में भी आता है। ये है अपना ओरिजिनल। अब ये इसका ईस्ट गेट जो है वो ये है, देखो इसका, इसकी ये कॉपी की गई है, और ये आप देख सकते हो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इनका नाम बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर किसको पता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये बेसिकली आपके मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ये थे। इन्होंने भी यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई किया हुआ। देखो कितना प्यारा सा सुंदर सा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बर्लिन के अंदर जो है वो इसको लाया गया है, राइट, यानी कि तैयार किया गया, इसकी कॉपी जो है वो की गई है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल रिलेशंस के परस्पेक्टिव से भी, कि आर्ट एंड कल्चर जो है हमारे मतलब इतने फेमस है कि दूसरी कंट्री में भी जो है वो उसकी कॉपी बनाकर जो है वो उसको दिखाया जा रहा है। तो 10 मीटर हाई का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, 6 मीटर वाइड है, 10 मीटर ऊंचा है, 6 मीटर चौड़ा है, राइट। और दिसंबर 2022 में जो है वो हम लोग को देखने को मिला था कि इसका जो है वो उद्घाटन किया गया था, और इसका वेट लगभग 150 टन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ओरिजिनल ईस्ट गेट जो है वो बेसिकली ऑब्वियसली बात है, आप जानते हैं कि अशोक के समय पर जो है वो डेवलप किया गया था 3rd सेंचुरी बीसीई में, और सांची में ही, मध्य प्रदेश के अंदर। तो सांची स्तूप के बारे में हम बात करते हैं। न्यूज तो आपको पता लग गई, इसका रेप्लिका जो है वो बर्लिन के अंदर हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम में हम लोग को देखने को मिलता है, जो मैंने आपको फोटो भी दिखाई है। अब आइए सांची स्तूप के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें। तो ग्रेट स्तूप जो है वो सांची का, ये अशोक के द्वारा जो है वो बनवाया गया था 3rd सेंचुरी बीसीई में, और इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ये हम लोग को देखने को मिलता है। ये कंस्ट्रक्शन को अशोक की बीवी जो है वो मैनेज करती थी, राइट, जो विदिशा से थी, राइट। और विदिशा यहीं पर ही नजदीक में हम लोग को देखने को मिलता है। सांची कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप किया गया है विदिशा के मर्केंटाइल कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ। मर्केंटाइल कम्युनिटी मतलब व्यापारी समुदाय जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, तो उनके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। फिर ये स्तूप जो है वो एक्सपेंड हुआ, यानी कि उसमें और भी कुछ पार्ट जो है वो ऐड किए गए, जैसे कि सैंडस्टोन स्लैब्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि बलुआ पत्थर की स्लैब, और एक वॉकवे, यानी कि जहां पर पैदल चला जा सकता है। हर्मिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और छत्र के साथ हर्मिका जो है वो जोड़ा गया था 2nd सेंचुरी बीसीई में, शुंग पीरियड के दौरान। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। 1st सेंचुरी बीसीई और 2nd सेंचुरी एडी के बीच में 4 गेटवेज या फिर तोरन्स इसमें ऐड किए गए,
राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, और इनमें जो बुद्धिस्ट की इमेजेस और स्टोरीज जो है वो लिखी हुई है, गढ़ी हुई हैं। आगे की चर्चा करें, फिर आगे चल के एक ब्रिटिश ऑफिसर आए, हेनरी टेलर। इन्होंने सांची को 1818 में रीडिस्कवर किया, जब उस समय इसकी हालत बहुत ही खराब थी, नष्ट हो चुका था, खंडर हो चुका था। फिर अलेक्जेंडर कनिंगम, जो आप जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारी, तो उसके फाउंडर हैं। इन्होंने भी पहला फॉर्मल सर्वे जो है वो किया था और इस क्षेत्र में खुदाई करी थी 1851 में। और फिर भोपाल की जो बेगम थी, उन्होंने भी, हमें देखने को मिला कि क्वीन विक्टोरिया जो थी, उनको इसका गेटवे जो है वो ऑफर किया था कि 1831 में, कि आप जो है वो हम आपको देंगे, यानी कि क्वीन विक्टोरिया को जो है ये गिफ्ट में दिया जाएगा इसकी गेट्स। बट प्लान जो था वो डिले हो गया, और फिर यहाँ पर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि इसी क्षेत्र में जो है वो इसको प्रिजर्व करने की बात की गई कि नहीं, हम इसी क्षेत्र में इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। फिर 1910 तक हम लोग को देखने को मिला कि ये साइट दोबारा से बनवा दी गई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आ गई है, ठीक है। और इसको भोपाल की बेगम ने जो है वो फंड किया। फिर 1919 में एक म्यूजियम जो है वो बनाया गया सांची पर ही, जिसमें ये बताया गया कि भाई इससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, इसके आर्टिफैक्ट जितने भी हैं, तो उसको संरक्षित किया जाए। आर्टिफैक्ट यानी कि जो भी खुदाई के दौरान जो है वो पाई गई जितनी भी वस्तु है सांची स्तूप से जुड़ी हुई, या पुरानी हिस्टोरिकल जिसके एविडेंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, उससे कुछ चीज पता लगती है, तो उसको जो है वो यहाँ पर संभाल के रखा गया। और आपको बता दें, सांची स्तूप जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। 1989 में जो है वो उसको शामिल किया गया था। फिर इसके अलावा आगे की और चर्चा करें तो इसके अंदर आपको एक अंडा दिखाई देता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको फोटो के थ्रू समझा देता हूं, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, ये है पूरा स्ट्रक्चर सांची स्तूप का। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं गेट से, ठीक है। जैसे ही आप बाहर देखोगे गेट, मतलब ये तोरण आपको दिखाई दे रहा है, ये गेटवे जो है ना, उसको कह दिया गया तोरण। क्या कहा गया? तोरण। फिर उसके बाहर की जो ये पूरी बाउंड्री देखने को मिल रही है आपको, उसको कहते हैं वेदिका। क्या कहते हैं? वेदिका। इसके अंदर वाले पार्ट को जो है वो कहा जाता है मेधी। क्या कहा जाता है? मेधी। और प्रदक्षिण पथ, ये बेसिकली चलने वाली जगह है यहाँ पे, यानी कि लोग यहाँ पर जो है वो चक्कर लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रदक्षिण पथ। फिर ऊपर ये वाला जो गोल आकार आप देख रहे हो, उसको अंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडा बोलते हैं। फिर हर्मिका जो होता है वो सबसे ऊपर में हम लोग को, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हर्मिका। और ये ऊपर जो है वो उसके छतरी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो लगी हुई है, दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, मैंने अंडा आपको बताया, हर्मिका आपको बताया, छत्र या छतरी बोल सकते हो, रेलिंग मतलब वही है प्रदक्षिणा पथ, वही वाली रेलिंग जिसको हम लोग कह रहे हैं। फिर तोरण मैंने आपको बता दिया, गेट में एंट्रेंस। फिर मेधी भी मैंने आपको जो है वो दिखाया, एक प्लेटफॉर्म जो था जिसके ऊपर स्तूप जो है वो बना हुआ है, राइट। तो ये चीज मेधी है, ठीक है। तो ये 7 चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब ईस्ट गेट जो है, और उसके 3 गेट और भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, वो 1st सेंचुरी BCE में बनवाया गया था, सतवना डायनेस्टी के रूल के दौरान। फिर हर एक गेटवे के अंदर हम लोग को 2 स्क्वायर के पिलर्स देखने को मिलते हैं, जो 3 कर्व्ड बीम जो होती हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 कर्व्ड बीम जो है उसको सपोर्ट करने वाले ये 2 स्क्वायर पिलर्स हैं। इसको जो है वो कहा गया एचिथ्रेव्स। नेक्स्ट, पिलर्स और एचिथ्रेव्स हम लोग को इसके जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसमें काफी सारे सीन्स हैं, जैसे बुद्ध के जीवन के बारे में, जातक कथाओं के बारे में लिखा हुआ है, राइट। बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी इसके अंदर हम लोग को, यानी कि इसकी प्रतिमाएं हम लोग को देखने को मिलती भगवान बुद्ध की, ठीक है। अब देखो, जो अपर एकिट्रेव जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो रिप्रेजेंट करता है 7 मनुष्य बुद्ध, या मनुष्य बुद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं, कि 7 ऐसे बुद्ध हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जिनके अवतार थे पहले भी, यानी कि बहुत सारे बुद्ध हैं, आपको शायद पता होना चाहिए, आप बुद्धिज्म आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब आपको पढ़ना ही, उसमें ये और डिटेल में आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बस यही चीजें, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो गेटवे जो है उसको, उसमें जो जो चीजें बनी हुई हैं, तो एक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सबसे टॉप पर आपको 7 मनुष्य बुद्धास की लाइफ के बारे में पता लगेगा। फिर एक में आपको सिद्धार्थ गौतम जो है वो किस प्रकार से कपिल वस्तु से जो है वो उन्होंने प्रस्थान किया था, वो दिखाई देगा। फिर आपको दिखाई देगा कि एम्परर अशोक जो है, उन्होंने बोधि ट्री विजिट किया, जहां पर बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हासिल किया बुद्ध ने। और ये चीज हम लोग को पूरी बुद्धिज्म से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट्स आपको बताए हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखना है, स्पेशली सांची स्तूप से रिलेटेड। अब कुछ और चीजों के बारे में बात करें, जैसे ईस्ट गेट जो यूरोप में गया है, यानी कि इसका रेप्लिका जो तैयार किया गया, तो 1860 लेट 1860 में हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि
एक वहां पर ब्रिटिश अधिकारी था, उन्होंने क्या किया, इस गेट को जो है, इस गेट की पूरी प्रतिमा को जो है वो प्लास्टर, अपन करते हैं ना कि प्लास्टर करते हैं, जैसे आप घर में प्लास्टर वगैरह रखता है तो उस पे अगर अपना हाथ लगा दें और वो सूख जाएगा तो आपका हाथ की प्रतिमा उस तरीके से दिखाई देगी, तो वो उसने करके गया था। फिर कई काफी सारी इसकी कास्टिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिली, राइट। पूरे यूरोप में जो है वो अलग अलग जगह से लोग जो है वो आए, अलग अलग जगह से विद्वान लोग जो है वो आए। फिर बाद में जाकर जो है वो इसको बर्लिन के अंदर जो है वो एक म्यूजियम है उसमें सेटअप कर दिया गया 1886 में। और लेटेस्ट रेप्लिका जो है बर्लिन के अंदर वो 1886 के प्लास्टर कास्ट इसका ओरिजिन है, राइट। और मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो उसमें 3D स्कैनिंग का उपयोग किया गया, रोबोट्स, स्किल्ड स्कल्पचर, यानी काफी विद्वान लोग आए थे जर्मनी से, इंडिया से, अलग अलग फोटोग्राफ्स लेकर बिल्कुल डिटेल माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर जो है उसका देखा गया और फिर उसका कॉपी करके जो है बर्लिन में लगा दिया गया, बस दैट्स इट। तो ये था एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था। अब देखो, ये ला नीना और एल नीनो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एक सिंपल एक ट्रिक समझाता हूँ, वो याद रखो। ट्रिक क्या मतलब, वो दिमाग में रखो, अब ये चीज याद रखो। एल नीनो जब भी आएगा तब इंडिया के अंदर सूखा पड़ेगा, यानी कि ड्रॉट आएगा, और ला नीना की कंडीशन मतलब इंडिया के अंदर बाढ़ आएगी। बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस यही एग्जाम में बार बार रिपीटेडली ये लोग पूछ रहे हैं, जो आप बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, और यही मेन चीज है इसका, इसको आइडेंटिफाई करने का। अब देखो, जितने भी मेजर पूरे दुनिया भर के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी हैं, उनका कहना यह है कि 2024 में ला नीना जो है उस कब शुरू होगा ये किसी को नहीं पता, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण। इंडिया जो है इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मानसून देखो अभी तक यार, अगस्त सितंबर तक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि बारिश कितनी ज्यादा हो रही है। मैं भोपाल में रह रहा हूँ तो यहाँ पर अभी कुछ दिनों से लगातार बारिश चल रही थी, जिस कारण से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हम लोग को जो है वो फेस करनी पड़ रही है। मेरा तो अभी एक लैपटॉप जो था वो पूरा पानी के अंदर भीग गया था और गया, वो बैंड बज गई उसकी, क्या करें अब। और कुछ कर नहीं सकता, वो भीगा भी ऐसे था यार, वो क्या क्या हो रहा था कि वो एक जगह से पानी जो है वो कलेक्ट होता गया, मैंने ध्यान नहीं दिया उस वहां पर। और वो टेबल की मतलब वहीं पे टेबल जो है वो उसी के साइड में थी, मतलब विंडो के साइड में, और वहीं पे लैपटॉप रखा हुआ था, अपन ने ध्यान नहीं दिया, और वो रात भर में वो पूरा लैपटॉप भीगता गया। वो तो थोड़ा सा ही भीगेगा तो खराब हो ही जाएगा, आईसी वगैरह उड़ जाएगी उसकी। तो वही हुआ, ये क्या करें अब, चलता रहता है, छोटी मोटी बातें हैं, बट मैं तो आपको ला नीना के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। हाउएवर, ये बताया जा रहा है कि डिले हो गया है ला नीना, और ये बताया जा रहा है कि वर्षा का पैटर्न भी काफी चेंज हो गया है, कहीं पे बारिश हो रही है भैया, कहीं पे नहीं हो रही है। तो ला नीना के बारे में अगर हम बात करें मेनली, तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का ये एक फेज है। इसके दो फेज होते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के, एक फेज है एल नीनो, एक फेज है ला नीना, राइट। तो ये फैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इसके वैसे बोला जाता है कि तीन फेजेस होते हैं, एक एल नीनो यानी कि जहां पर गर्मी होगी, ला नीना यानी कि जहां पर ठंडा होगा, बाढ़ आएगी, और एक न्यूट्रल होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। बट वैसे इसके मेनली दो फेजेस जो है वो माने जाते हैं। ला नीना के समय पर ट्रेड विंड जो है वो काफी मजबूत हो जाती है, और गर्म हवा जो है वो वेस्ट की तरफ जो है वो चली जाती है अमेरिकन कोस्ट से, और इसके कारण से ठंडा टेम्परेचर जो है वो ईस्टर्न पैसिफिक से आने लगता है। इन कॉन्ट्रास्ट एल नीनो जो होता है, इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है ट्रेड विंड वीक हो जाती है। देखो ये बस ये ला नीना लिखो, ला नीना के आगे लिख लो ट्रेड विंड स्ट्रांग हो गई, और एल नीनो के आगे जो है वो लिख लो ट्रेड विंड वीक हो गई। बस एल नीनो के जो है वो आगे आप जो है वो लिखोगे ड्रॉट, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना, इसमें लिखा है कि मानसून की कमी होना, मतलब यानी कि बारिश की कमी होना, मतलब सूखा पड़ना। तो एल नीनो जब इंडिया में आएगा तो सूखा पड़ेगा, ला नीना इंडिया में आएगा तो क्या होगा, फ्लड, बाढ़ आएगी इंडिया में। पिछली बार ला नीना का फेज हम लोग को 2020 से 2023 तक का देखने को मिला था, और लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड में अभी तक ये रहा है। और एल नीनो इवेंट जो है वो जून 2024 में जो है वो एंड हुआ है, स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट खत्म हो चुका है। फिर इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, यानी कि इंसानों की वजह से जो ये जलवायु परिवर्तन आ रहा है, इसी के चलते हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एल नीनो और ला नीना के फेज जो है वो अब वो नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हम इसको इसका अनुमान जो है वो नहीं लगा पा रहे हैं, और इसमें डिस्टरबेंस हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब पूरे दुनिया भर में प्रेडिक्शन जो है वो किया गया 2024 को लेकर, तो ये कहा गया कि एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट जब खत्म हुआ 2024 में, तो पूरे दुनिया भर की एजेंसी ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि ला नीना की कंडीशन जो है वो जुलाई में शुरू हो जाएगी।
बट अभी तक नहीं हुई है वैसी कंडीशन। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि हम जो है वो न्यूट्रल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन से शिफ्ट जो है वो ले लिया है, और ला नीना की कंडीशन अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगी। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा है कि मिड अप्रैल से ला नीना जो है वो आ गया है, इन्होंने पहले ही बोल दिया था। और क्योंकि हर जगह पर नहीं है, कहीं कहीं पर है, आप देखिए कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही, क्योंकि रेनफॉल का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया, और ला नीना का मतलब बाढ़ आना। तो आप देख भी रहे हो, अभी वडोदरा में बाढ़ आई कंटिन्यूस बारिश के कारण, भोपाल में स्थिति जो है वो खराब हुई, राइट, हैदराबाद के अंदर स्थिति जो है वो खराब हुई। आप भी कमेंट बॉक्स पे अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर बताओ कि कहाँ कहाँ पर हो आप, कि आपके यहाँ बारिश हुई है कि नहीं हुई। मिड जुलाई के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि ला नीना जो है वो डिले हो गया, राइट। सो क्यों आज की डेट में हम लोग को प्रेडिक्शन इनएक्यूरेट देखने को मिल रहा है, उसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है भाई, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये छोटी सी चीज थी, एक चीज लिख लेना, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, MJO, ये ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक को आज आप पढ़ेंगे, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। ये जनरल स्टडीज के अंदर अपने आप में एल नीनो, ला नीना, MJO, राइट, तो ये सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। इसके लिए आपको जनरल स्टडीज पर एक अच्छी कमांड बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, राइट, एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे का ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए। इम्पैक्ट जो है ला नीना के डिले का इंडियन मॉनसून पर जो है वो क्या होगा, तो ला नीना जनरली जो है वो एसोसिएटेड होता है कि बहुत तेज वर्षा इंडिया के अंदर आती है, बट बोल रहे हैं कि वो डिले हो गया है, राइट। डिस्पाइट डिले के बावजूद भी अगस्त के अंदर हम लोग को 16% बारिश में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली। सोचो अब ला नीना आ जाएगा तो और कितनी स्थिति खराब हो सकती है, ठीक है। और सितंबर में भी अब नॉर्मल हम लोग को रेनफॉल देखने को मिलेगी, ये भी कह दिया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर रेनफॉल जो है वो 8% अबव नॉर्मल हम लोग को देखने को मिली है। बट हाँ, वेरिएशन तो है ही, कहीं पर हो रही है कहीं पर नहीं हो रही, उसका कारण ही है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। अगर ला नीना लेट सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो जाता है तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून को जो है वो अक्टूबर दिसंबर वाले मानसून को जो है वो अफेक्ट करेगा, जिसके चलते तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा वाला क्षेत्र, सदर्न कर्नाटक और केरल में हम लोग को इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ला नीना जो है वो टिपिकली फेवर नहीं करता नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल को, राइट, क्योंकि पहले ये देखा जा चुका है। बट अब पहले के डेटा के आधार पर आप अभी फ्यूचर को जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो वेदर के मामले में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है जलवायु परिवर्तन के कारण। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, एक इंसान की पॉटी दूसरे को खिलाना। यक, बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप, छी, एक्चुअल में यही है, बट थोड़ा सा डायरेक्ट आप जो इमेजिन जो आपने किया ना वैसा नहीं है। किस किस का मुंह बन गया एकदम, क्या बोल दिया इनने, हाँ। रुको फोटो दिखाता हूँ आपको, फिर आपको भी ये लगेगा कि है ये क्या चीज है। ये देखो आप, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है हेल्दी बैक्टीरिया डोनर के स्टूल से, यानी कि उसकी जो डोनर होता है उसकी पॉटी से बैक्टीरिया निकाल कर दूसरे की बॉडी के अंदर जो है वो, यानी कि दूसरे को खिलाया जाता है। कैसे खिलाया जाता है, देखो इमेज देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखना ये वाली फोटो मैं ओपन करता हूं, इसमें देखो आप, ठीक है। देखो अब ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है, ये पॉटी है, ठीक है, ये पॉटी किसी हेल्दी व्यक्ति ने जो है वो दी है। अब होगा बताऊं क्या, इससे बनाई जाएगी दवाई और ये जो है वो दी जाएगी पेशेंट को, और इसको खाने से इनकी पेट से संबंधी काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। देखो ये है पूरा कॉन्सेप्ट इसका, एक और फोटो में दिखाता हूं तो और अच्छे से शायद क्लियर हो। ये स्टूल है, पता है, ये पॉटी है, ये दिख रहा है ये वाला इमेज, ये पॉटी से बैक्टीरिया जो है वो निकालकर दवाइयां बनाई जा रही है। तो ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, सुनने में हालांकि बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। देखो इनका पेट खराब है, ठीक है, ये वाला पेशेंट मान लो इनका पेट खराब है, देखो आप, अब क्या किया, इस पेशेंट, ये डोनर है, इसका पेट अच्छा है, तो इनकी पॉटी से जो है वो कुछ सैंपल्स है वो निकाले और इनको जो है वो दे दिए, तो इससे हेल्दी बैक्टीरिया इनके पेट में गए और ठीक कर दिया। ये देखो आप, ये लो भाई, अब ये एक डोनर है जिन्होंने अपनी पॉटी दी है, राइट, ये 3 हेल्दी रेसिपिएंट्स यानी कि 3 लोग डोनर है, इनके पॉटी से जो है वो क्या निकाला गया, हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो निकाले गए,
और फिर उन लोग को जो है वो दे दिया गया कि जो लोग जिन लोग को प्रॉब्लम है पेट से संबंधी। तो ये है, बहुत आज की डेट में फेमस है ये वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो ये वाली फोटो में भी देखते हैं अपन क्या है। देखो हाँ, ये जो है इनसे पॉटी निकाल ली, पॉटी निकाल कर ये देखो अब यार मिक्सी विक्सी के अंदर भी देकर इस प्रकार से जो है वो इनको दे दिया गया। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है भाई साहब ये, बट इससे लोगों का पेट वगैरह जो है वो ठीक हो रहा है। क्या ही बोले। तो काफी सारी दिक्कतें पेट से संबंधी जो है वो ठीक हो सकती है इससे, और काफी सारे लोगों की जिंदगी जो है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि पेट की परेशानी बड़ी भाई गंदी परेशानी होती है। किसी को भगवान ना करे पेट की प्रॉब्लम किसी को ना हो यार, बट जिनको होती है वो समझता है कि कितनी दिक्कतें हैं। ठीक है, बट आज भी चैलेंजेस हैं। तो ये पूरी डेफिनेशन मैंने जो आपको बताई वो थोड़ा सा लिख लेना आप, कि इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है फीकल मटेरियल पॉटी एक हेल्दी डोनर से दूसरे के पेट में जो है वो डाली जाती है। अनहेल्दी या इम्बैलेंस जिनका पेट जो है वो खराब रहता है, गोल यही होता है कि जो हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो दोबारा से पेट को जो है वो ठीक कर दे। और ये ट्रीटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितनी भी माइक्रोबियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं पेट में, कई बार ये एंटीबायोटिक्स के कारण हो सकती है, स्टीरॉइड्स के कारण हो सकती है, कुछ इन्फेक्शंस के कारण हो सकती है, जैसे कि सी डेफिकाइल, राइट, और भी दूसरे बैक्टीरियम के कारण हो सकती है, जिसके चलते डायरिया होता है, कोलिटिस जैसी प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती होती है। पेट से संबंधित जितनी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कुछ लोगों को बदहजमी की प्रॉब्लम होती है, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम होती है यार, अलग अलग टाइप, कब्ज होता है। तो ये सब चीजें जो है वो ठीक ठीक हो सकती हैं पॉटी खिला के। एनीवेज, बट बड़ा ये बहुत खतरनाक है ये कॉन्सेप्ट, सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, बट हाँ ये फायदेमंद बताया जा रहा है रिसर्च के थ्रू। देखो लिखा है ना कि हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है दूसरे की बॉडी में, जिससे कि उनका पेट जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है, ये माइक्रोबायोटा सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, गट ब्रेन का कनेक्शन भी होता है। अब बोलते हैं ना कि भाई पेट अच्छा है आपका तो आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। तो गट और ब्रेन का एक्सेस कनेक्शन एक हम लोग को देखने को मिलता है, और बोलते हैं कि जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो कितना हेल्दी फील होता है, आपको अच्छा फील होता है, खुशी मिलती है। एनीवेज, जैसे बोलते हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ का एक रिलेशन होता है, अगर वाइफ को हस्बैंड को मनाना है तो सिर्फ अच्छा खाना बस खिला दे, हस्बैंड मान जाता है। क्यों बोलते हैं ना कि लड़कों का मेनली फोकस जो रहता है वो बिल्कुल पेट पे रहता है। तो उसी टाइप की कहानी है। अब कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इंडिया के अंदर, जो है उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा सेंट्रल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि आईसीएमआर, ये उसको रेगुलेट नहीं कर रही। डोनर की स्क्रीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, राइट, उसकी जांच नहीं हो रही। फिर एक यक फैक्टर है जो अभी दिमाग में आया कि अच्छी मैं पॉटी नहीं खाऊंगा किसी की, इसलिए पब्लिक वो नहीं करती है। हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें आती नहीं कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाएगा पॉटी नहीं खाऊंगा मैं दूसरे की। और भी काफी सारी स्टडीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है इस पर, अभी जारी है। बट ये चीज भी एक है जो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, आई होप कि अब मैंने जो आपको बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा, और काफी सारे पेशेंट्स की सक्सेस स्टोरीज भी जो है वो सामने आई। और यूनाइटेड स्टेट्स का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है कि इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, और 2013 में ही इन्होंने अप्रूवल जो है वो दे दिया था। फ्यूचर में इस पर रिसर्च जो है वो और जारी है। एथिकल कंसर्न भी इससे रिलेटेड जो है वो जुड़ा हुआ है, स्पेशली वो यक वाला फैक्टर। ठीक है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्रीन हाइड्रोजन, और या फिर ये हाइड्रोजन होता क्या है। हाइड्रोजन मिलता कहाँ से है हमें पता है आपको? पानी से, H2O। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। H2O मतलब पानी। अब हम बनाते कैसे हैं इस पानी से हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। कैसे अलग होता है? वो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें करंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पानी के अंदर। अब बोल रहे हो करंट, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? तो ग्रीन हाइड्रोजन उसको कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं सोलर एनर्जी से, और वो रिन्यूएबल एनर्जी है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम हाइड्रोजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और फिर हाइड्रोजन बनाए तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होता है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा एक मिशन है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जब वो 2013 का मिशन है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक बैठक बुलवाई है 2024 की, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिली। उसमें यही बोला कि भैया यार प्रोडक्शन और करो ज्यादा से ज्यादा, और हाइड्रोजन बनाने पे जो वो खर्चा बैठ रहा है उसको कम करने पर फोकस करो। इंडिया जो है वो, ये इंडिया का टारगेट लिख लेना भैया, हमारा टारगेट है कि हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक तैयार करना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया,
ये हेल्प, इससे गाड़ियां चल सकती हैं, ये एनर्जी जनरेट करेगा और काफी सही चीज है ये। इसके स्टोरेज पर भी हम लोग को काम करना जरूरी है, बस आप इसका टारगेट ध्यान में रखो। और इंडिया ने जो है वो पेरिस एग्रीमेंट की कमिटमेंट को जो है वो 9 साल पहले ही जो है वो अचीव कर लिया है, उसकी डेडलाइन है 9 साल पहले ही, कि ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट पर हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस जब किया जाएगा तो उसमें खर्चा जो है बैठ रहा है 1 किलोग्राम पे $3 से $8 का खर्चा बैठ रहा है, काफी एक्सपेंसिव है। तो कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिस करके इस पर खर्चा जो है वो कम किया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके कॉस्ट में जो है वो गिरावट आई 40% तक, और भी हम लोग को गिरावट करनी है कि जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ सके। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाइड्रोजन कैसे बनता है, ग्रीन हाइड्रोजन, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ। इंडिया और भी काफी सारी कंट्रीज के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रही है, और हमारा नेट जीरो कार्बन का टारगेट है 2070 का। ये फैक्ट तो आपको याद हो ही गया होगा। अब यार देखो, एयरबॉर्न माइक्रोब्स और डिजीज जो फैल रही हैं, हवा से उड़ने वाली जो डिजीज या फैलने वाली डिजीज जो होती हैं, रीसेंट स्टडी जो है वो ये बता रही है कि अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और फंगाई के टाइप जो है वो एटमॉस्फेयर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अप टू 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हम लोग को नजर आ रहे हैं जापान के ऊपर। तो ये एक स्टडी बता रही है कि जापान के 10,000 फीट के ऊपर भी हम लोग को बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे चिंता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है कि ये बीमारियां जो है वो हवा से जो है वो फैल रही है, इतनी ऊंचाई तक भी जा रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कितनी जल्दी फैल सकती हैं। रिसर्च ने हाईलाइट किया कि विंड बॉर्न पैथोजन जो होते हैं और डिजीज जैसे कि कावासाकी बीमारी एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा है। ठीक है, रिसर्च कंडक्ट की गई कलेक्ट करने के लिए इस प्रकार के सैंपल्स को। 10,000 फीट की ऊंचाई तक हम लोग को देखने को मिला कि ये बैक्टीरिया जो है वो पाए गए हैं, और बताया जा रहा है कि 1200 माइल से भी ज्यादा जो है वो ये ट्रैवल करने की क्षमता जो है वो रखते हैं और कर चुके हैं। रेयर मिनरल्स का प्रेजेंस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि हैफनियम, जो इंडिकेट करता है कि ये पार्टिकल्स जो है चाइना के माइन से जो है वो आए हैं। सोचिए आप, चाइना से जापान तक पहुंच गए छोटे छोटे पार्टिकल्स। और ये एयरबॉर्न डिजीज जो है, बैक्टीरियाज वगैरह जो है, ये बहुत सारी बीमारियां जो है वो कर सकते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, केसेस जापान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट चाइना से जैसी हवा जो है वो चलती है, तो जापान में लोग जो है वो बीमार होने लगते हैं। कावासाकी डिजीज के बारे में बात करें तो ब्लड वेसल की वॉल जो है वो उसमें सूजन आ जाती है, ये वो वाली डिजीज है। लिख लो भैया, कावासाकी डिजीज अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें ह्यूमन के जो ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, रक्त वाहिका जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सूजन बढ़ जाती है। इसके कारण से ब्लड वेसल जो है वो फट जाएगा, और ब्लड वेसल फटेगा तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट अटैक और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलेगी। ये जनरली बीमारी जो होती है 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को होती है, और ज्यादातर ये ईस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली जापान, कोरिया, ताइवान में हम लोग को देखने को मिल रही है। और हर 1 लाख बच्चों में से 50 से 250 बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, 5 साल से कम की उम्र के। और यूएसए और कनाडा के अंदर हर हर 1 लाख बच्चों में से 10 से 20 बच्चे जो है वो पीड़ित रहते हैं। ठीक है, ये भी लिख लो आप, हैफनियम जो है वो एक रेयर मिनरल हम लोग को देखने को मिलता है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है इसका। ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के रॉड्स को। तो ये भी बुरी तरह से जो है वो इंसान को बीमार कर सकता है, और ये चाइनीज माइन से जो है वो जापान तक पहुंचा, ये रिसर्च ने जो है बताया। एयरबॉर्न माइक्रोब्स की स्टडी जो है वो 1920 से ही की जा रही है। ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। स्वामी विवेकानंद की 1893 के शिकागो की स्पीच से रिलेटेड ये क्वेश्चन है भैया, मैं आपको बताऊंगा नहीं इसका आंसर। अच्छा, दिख तो गया होगा, सॉरी आपको, बट आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो बताने की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड डिटेल्स तो आपको पता होनी चाहिए यार, बहुत बेसिक चीज है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है भैया, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दो आप। पहला एयरपोर्ट ये इंडिया का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हो गया, यानी कि इसमें ये ऐसा एयरपोर्ट है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड इससे जनरेट हो रहा है उतना ये कंज्यूम कर ले रहा है। इसमें 4 रनवेज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर। ठीक है, ओएजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 24वीं रैंक पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। बताओ भैया कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है ये एयरपोर्ट? बहुत ईज़ी क्वेश्चन पूछा है मैंने तो। अब यही है इंडिया के एविएशन सेक्टर की ग्रोथ से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन, ट्राई करिएगा इसका आंसर जो है वो देने की। ये कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए, अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में और एक बार और सभी को गणेश विसर्जन जी की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद।